भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम अस्थि में उपास्थि भाग 5 का सेकंड वाला भाग है जो पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो कंधे की अस्थियां हैं उसके बारे में पढ़ा था और आज हम श्रोणी अस्थियां जो हमारे कमर और जांघ के बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं श्रोणी अस्थियां, हड्डियां, जिसके कारण अपन बैठ पाते हैं, जिससे हमारी जांघें जुड़ी हुई है, जिससे हमारी कमर भी जुड़ी हुई है और रीढ़ की हड्डी भी उससे जुड़ी हुई है। पेज नंबर 71 पर दाईं ओर आप देखें चित्र 8.13 और 8.12 के बीच में। चित्र 8.12 और चित्र 8.13 दिया हुआ है, जिसमें 8.12 में कंधे की अस्थियां यानी या कंधे की हड्डियां दिखाई गई हैं। इससे आगे है श्रोणी अस्थियां, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी भैया बहन पेज नंबर 71 निकालें, पेंसिल लेवें और दाईं ओर जो 71 पेज नंबर पर है चित्र 8.12 उसके नीचे देखना है। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये संरचना श्रोणी अस्थियां है, यानी जो चित्र 8.13 दिया है वो किसका है? श्रोणी अस्थियों का। यह अब यहाँ से आपको रेखांकित करना है। यह बॉक्स के समान, ये अस्थि या हड्डी कैसी है? बक्से के समान है। बॉक्स का मतलब यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यानी हमारा जो पाचन तंत्र का नीचे का हिस्सा है वो इससे जुड़ा होता है और उसकी रक्षा करता है। ये श्रोणी अस्थियां हैं जो यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूले वाला वह हिस्सा है, अंडरलाइन करते चलें आप इसको, जिसके सहारे आप बैठते हैं। मैंने अभी पाठ प्रारंभ करने से पहले, पढ़ाने से पहले आपको बताया कि जो हमारे कूले की हड्डी है वह क्या है? श्रोणी अस्थियां कहलाती है, जिसके कारण अपन बैठ पाते हैं। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं कि श्रोणी अस्थियों का आकार कैसा है, तो हम कह सकते हैं ये बॉक्स के समान होती है। फिर इसके अलावा ये किसकी रक्षा करती है? तो ये आमाशय के नीचे पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग हैं उनकी रक्षा करती हैं। और इसी प्रकार यह कहाँ पाई जाती हैं? यह कूले वाला हिस्सा है जिसमें पाई जाती हैं। और इसके सहारे हमें या इससे हमें क्या लाभ है? इसके कारण हम बैठ पाते हैं। अगर ये श्रोणी अस्थियां नहीं होती तो हम बैठ ही नहीं पाते। आगे देखिए चित्र 8 जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें और उसके बाद चित्र 8.13 श्रोणी अस्थियों का देखें। और उसके नीचे अब पढ़ना है, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। इसको भी आपको रेखांकित करना है। खोपड़ी से आपको शब्द छोड़ना है और खोपड़ी अनेक यानी एक से अधिक हड्डियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। चित्र 8.14 नीचे आपको दो चित्र दिए हुए हैं। एक तो सामने से अपनी खोपड़ी की हड्डी दिखाई गई है और एक ऐसे बगल से साइड से दिखाई गई है। चित्र 8.14 मानव खोपड़ी के चित्र दे रखे हैं। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग यानी हमारे शरीर का अति यानी बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है, मुख्य अंग है, और वो क्या है? मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग, उसको परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। यानी हमारे दिमाग के चारों ओर ये खोपड़ी की हड्डी होती है, यानी खोपड़ी की हड्डी के अंदर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है। यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है कि खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। और फिर इसके बाद चित्र 8.14 छोड़ना है, फिर आगे लिखना है, यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। यहाँ तक हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। यानी हमारे शरीर की बहुत सारी या हमारे मानव कंकाल की जो बहुत सारी हड्डियां हैं उनके बारे में हमने अब तक बातचीत की। अब इसके आगे पेज नंबर आप 72 निकालें और उसमें दूसरी लाइन देखें ऊपर से नीचे बाईं ओर।
कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, यहाँ से रेखांकित करना है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। परीक्षा में आ जाए उपास्थि किसे कहते हैं, तो ऐसी हड्डियाँ जो कठोर नहीं होती है, कठोर तो होती है पर ज़्यादा नहीं होती और मुड़ भी सकती है, ऐसी हड्डियों को क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे शरीर की संधियों में भी पाई जाती है, जहाँ जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, और हमारे जो कान का ऊपरी हिस्सा है, ये वाला ऊपरी भाग है, इसमें भी ये पाई जाती है। इस प्रकार हमारा कान मुड़ जाता है। और नीचे वाला भाग है, इसमें नहीं पाई जाती, ये एकदम ही लचीला है, एकदम कोमल है। आगे देखिए, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। परीक्षा में आ जाए उपास्थि किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं यहाँ से लेके और उन्हें उपास्थि कहते हैं तक। अब अपने कान को स्पर्श कीजिए, यानी कान को छू कर देखिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं? हाँ, करते हैं। जिसे मोड़ा जा सके वो मोड़ भी सकते हैं थोड़ा। चित्र 8.15 ऐसा प्रतीत होता है, चित्र दे रखे हैं 8.15 कान के ऊपरी भाग में उपास्थि ऐसे यहाँ से पकड़ के दिखाया गया है, और दूसरे वाले चित्र में 8.16 में कर्णपाली दिखाई गई है। चित्र 8.15 कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। चित्र 8.16 में कर्णपाली जो नीचे का हिस्सा है लचीला एकदम, उसे दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है, यानी ऐसा लगता है कि इसमें कोई हड्डी नहीं है, जबकि ऊपरी हिस्से में हड्डी है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? हाँ, ऊपर वाली थोड़ी कठोर है और नीचे वाली एकदम लचीली है। चित्र 8.16 क्या आपको ऐसा लगा कि इसके आगे जो कान लिख रहा है, कान का ऊपरी, यहाँ से रेखांकित करना है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। जो हमने पहले संधियाँ पढ़ी थी 4 प्रकार की, कंदुकखल्लिका संधि, दुराग्र संधि, अचल संधि और हिंज संधि, जिसे कब्जा संधि भी कहा गया है, तो उनके अंदर भी उपास्थि भी पाई जाती है अस्थियों के साथ साथ। आगे हमने देखा है कि मानव, अब फिर लिख रहा है कि हमने देखा है कि, तो यहाँ तक छोड़ दें और मानव कंकाल यहाँ से रेखांकित करना है। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये भी आपको अंडरलाइन करना है। परीक्षा में आ सकता है कि मानव कंकाल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप लिख सकते हैं कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं, यानी हिला डुला सकते हैं, चल सकते हैं। अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं, यानी आपको सुंदर चित्र बनाना है पेंसिल से अपनी कॉपी के अंदर। चाहे तो आप साइंस फाइल में बना लें, सफ़ेद पेज में जो बिना लाइनदार है, या रफ कॉपी में भी पेंसिल से बना सकते हैं। पेज कौन सा चित्र बनाना है? पेज नंबर 70 पर बाईं ओर आप देखेंगे चित्र 8.7 मानव कंकाल, ये दिया हुआ है। ये वाला चित्र आपको सब भैया बहनों को बनाना है, परीक्षा में आ सकता है। अब वापस से पेज नंबर 72 पर हम पढ़ेंगे। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? मांसपेशियां बनाती है। आइए इसका पता लगाएं कि हमारी जो हड्डियां हैं इनको गति कौन देता है। जैसे हम अपने हाथ को हिला डुला पा रहे हैं, हमारी गर्दन को हिला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, कलाई को मोड़ रहे हैं, अंगुलियों को मोड़ रहे हैं, और इस प्रकार अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, और हमारी कमर को झुका सकते हैं, घुटनों को झुका सकते हैं, घुटने के नीचे के हिस्से को। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? मांसपेशियों के कारण गति हो पा रही है, और झुक सकता है, मुड़ सकता है। और ये हड्डियों को, एक हड्डी को गति देने के लिए
दो मांसपेशियां हैं वो संयुक्त रूप से यानी मिलकर के कार्य करती हैं। एक मांसपेशी है वो खींचती है और दूसरी मांसपेशी है वो उसको ढीला होकर के और गति देने का प्रयास करती है। इस प्रकार और जो पहली वाली है वो ढीली हो जाती है, दूसरी वाली ढीली यानी शिथिल हो जाती है और दूसरी वाली खिंचाव करती है। इससे हड्डी में गति होती है, हड्डी गति कर पाती है और वो हिस्सा हमारे शरीर का गति कर पाता है, जिससे चलना फिरना कूदना हंसना बोलना ये सब कार्य हो पा रहे हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। हमने पहले ये मुट्ठी बनाई और मुट्ठी बना करके और इस बाजू से हम कंधे को छूने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से हमारी जो बाजू है, ये भुजा है, ये फूल गई है, यहाँ से उभरी हुई स्थिति हो गई है इसकी। तो ये किस कारण हुई? मांसपेशियों के कारण। और हिस्सा छोटा भी हो गया है बाजू का और वापस सीधा करने पर वापस से वो फूला हुआ उभरा हुआ भाग नीचे हो जाता है, समतल हो जाता है और जो बाजू की लंबाई है वो भी वापस से पूर्व जैसी हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है। ये समझाया गया है। बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। चित्र 8.17 आप देखेंगे ए और बी वाला चित्र। ए के अंदर आप देख रहे हैं कि आप इस प्रकार से अपनी बाजू को कर रहे हैं तो यहाँ से उभरा हुआ हिस्सा हो जाता है बाजू का और सीधा करते हैं तो वापस समतल हिस्सा हो जाता है। चित्र 8.17 ए और बी को देखिए और चित्र के नीचे देखिए। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। दो पेशियां हैं वो काम कर रही है अस्थि को गति प्रदान करने के लिए यानी हिलाने डुलाने के लिए। चित्र 8.17 क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? हाँ करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। और इस भाग उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी, संकुचित का मतलब सिकुड़ना, लंबाई कम होना, शिथिल माने फैल जाना, ढीला हो जाना। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। यहाँ से अंडरलाइन करें संकुचित से। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती है। अब आप अपने हाथ को पुनः यानी वापस सामान्य स्थिति में लाइए यानी सीधा कीजिए। पेशियों का क्या होता है? पेशियां वापस फैल जाती है, शिथिल हो जाती है। क्या यह है अभी भी संकुचित अवस्था में है? नहीं, अब ये फैल गई हैं। तो आपको कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करना है? इसे पेशी कहते हैं यहाँ से। और संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती है, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। फिर आगे है चलते अथवा भागते। जब हम चलते हैं या भागते हैं समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। जिस प्रकार हमारी बाजू है, भुजा है, उसमें संकुचन होता है, उसी प्रकार हमारी जो जांग है जब हम चलते हैं या भागते हैं या हमारे घुटने के नीचे वाले हिस्से को मोड़कर ऊपर करते हैं, एड़ी लगाना चाहते हैं हमारे कूल्हे के, तो आप देखेंगे कि हमारी जो जांग है उसका हिस्सा है वो मोटा हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। ये पेशियों के संकुचन के कारण ऐसा होता है। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है चलते अथवा भागते समय? यहाँ से अंडरलाइन करें चलते अथवा भागते समय। आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं, सिकुड़ना देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। इन दोनों पंक्तियों को भी रेखांकित कर लें। परीक्षा में आ जाए कि संकुचन की अवस्था में क्या होता है तो आप लिखेंगे कि पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है एवं मोटी भी हो जाती है। और इसका क्या कार्य है? ये अस्थि को खींचती भी है। कौन खींचती है अस्थि को? हड्डी को मांसपेशी खींचती है। धक्का देना इसका कार्य नहीं है, इसका कार्य केवल खींचना है। इन दोनों पंक्तियों को अंडरलाइन कर लें। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, अब ये किस प्रकार अस्थि को गति प्रदान करती है इसके बारे में ध्यान से सुने और समझें। किसी अस्थि को यानी हड्डी को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को यानी दो पेशियां संयुक्त रूप से यानी मिलकर के कार्य करना होता है। ये रेखांकित करते चलें आप किसी अस्थि को। यहाँ से
जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की यानी जो जोड़ा है ना पेशियों का, उसमें से दूसरी जो हड्डी है उसको युगल कहा है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है यानी फैल जाती है अवस्था में यानी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में यानी दूसरी दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती यानी पहले वाली स्थिति में लाती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है यानी पहली वाली जो सिकुड़ गई वो तो शिथिल हो जाएगी और दूसरी जो शिथिल है वो खिंच जाएगी। इस प्रकार अस्थि हड्डी गति करेगी। पेशी केवल खिंच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। परीक्षा में आ जाए कि पेशी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, क्या कार्य है पेशी का, तो पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लें और आगे भी अंडरलाइन करते चलें। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, यानी एक हड्डी को गति देने के लिए दो पेशियां हैं वो मिलकर के, और संयुक्त का मतलब मिलकर के वो कार्य करती है, जब जाके हड्डी गति करती है। चित्र 8.17 में आपने अभी देखा हाथ की अस्थियों में इस प्रकार सी। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? ये कोई जरूरी नहीं है, बिना अस्थियों एवं पेशियों के भी गति हो सकती है। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? नहीं, कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती है। केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? इनमें हड्डियां नहीं होती है, अस्थियां नहीं होती है। आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अब हम विस्तार से अगली वीडियो में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। 8.2 जंतुओं की चाल। केंचुआ क्रियाकलाप 5। यहाँ से जितना मैंने पढ़ाया और रेखांकित करवाया उसको ध्यान से पढ़ें, याद करें और लिखकर भी याद कर सकते हैं रफ कॉपी में, और जो चित्र समझाया उन चित्रों को ध्यान से देखें। धन्यवाद।